Now we will solve next example on solid angle. Example 2. एक ये चार्ज है मेरे पास, पॉइंट चार्ज, इससे आगे एक ये डिस्क रखा हुआ है. क्या है ये? डिस्क. इसकी रेडियस आपको दे दी जाती है r. डिस्क की रेडियस r है और ये डिस्टेंस दे दी जाती है आपको d. ये d डिस्टेंस है. क्लियर? सेंटर से, डिस्क के सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस आपको दी जाती है d. ये पॉइंट P है, P से आपको d दिया गया है. तो आपको ये बताना है कि इस चार्ज की वजह से डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है. जो डिस्क का प्लेन है उस प्लेन से एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए. या आपसे बोलेगा कि यहां इस चार्ज की वजह से बहुत सारी फील्ड लाइन निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे या निकलेंगी ना बच्चों? ऐसे निकलेंगे. क्लियर? इस तरीके से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी. लेकिन जो इन लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं, कौन कौन सी? एक तो ये लाइंस, एक तो ये लाइन, और दूसरी ये लाइन. 1 और 2 के बीच में जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी टकराएंगी. किससे? डिस्क से. तो कुल मिला के मुझे ये बताना है कि ये जो सॉलिड एंगल बनेगा एक्चुअल में ये कौन नजर आएगा आपको, क्योंकि ये डिस्क है, प्लेन है, ये डिस्क है, तो ये यहां एक सॉलिड एंगल बनाएगा. तो इस सॉलिड एंगल से एसोसिएटेड जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा इस प्लेन से क्रॉस होगा. हो गया नहीं होगा? समझे? तो अब मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये एंगल कितना है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये सॉलिड एंगल कितना है. कैसे? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा से. अब मैं लिखूंगा कि इस Q के सराउंडिंग में 4 पाई सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स जनरेट करता है या कितना फ्लक्स होता है 4 पाई से एसोसिएटेड. Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई सॉलिड एंगल इसको कंप्लीटली कवर करेगा. तो मैं फिर से जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बात दोहराई थी मैं लिखूंगा वी नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 4 पाई सॉलिड एंगल अराउंड प्लस Q विल बी कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सॉलिड एंगल ओमेगा कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट सॉलिड एंगल से एसोसिएटेड फ्लक्स इनटू ओमेगा. इतना फ्लक्स आएगा. अब ये वो फ्लक्स है जो इस सॉलिड एंगल में निकलेगा बाहर, और वही फ्लक्स कौन है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद डिस्क. दिस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद डिस्क. डिस्क के साथ एसोसिएटेड यही फ्लक्स आएगा. समझे? क्योंकि इस एंगल में निकलने वाली फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगी पूरी की पूरी. अब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है? इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा. देखो मुझे पता है कि ये R है और ये D है.
cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं मैं, बेस डी है, हाइपोटेनियस कितना है? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इसमें देखो cos थीटा कितना आएगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर ये आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद डिस्क क्या आएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये फाइनल आंसर आएगा। समझे? सोचो अगर आपको सॉलिड एंगल नहीं आता है, मान लेते हैं आपको सॉलिड एंगल नहीं आता है, फिर आप ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? देखो, सॉलिड एंगल अगर आता है तो डायरेक्ट आपने इस थीटा को किस में लिखा? प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट किया और यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर आ गया। और यदि सॉलिड एंगल आपको नहीं आता है, फिर ये क्वेश्चन आपको कैसे करना पड़ेगा उस पर मैं कमेंट करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि सॉलिड एंगल की कितनी इंपॉर्टेंस है। मान लेते हैं मुझे सॉलिड एंगल नहीं आता है थोड़ी देर के लिए, अब मैं इसको कैसे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सेंटर से डी डिस्टेंस आगे पॉइंट पी पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। मुझे पता है कि फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन होती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने फ्लक्स कैलकुलेशन पे किए हैं, समझे? अब मैं क्या करूंगा, इस रिंग में, इस डिस्क में, दिस इज डिस्क नॉट रिंग, इस डिस्क में एक ऐसा एलिमेंट चूज करूंगा कि उस एलिमेंट पर मैं ये डेफिनेशन आसानी से लगा सकूं। देखो कैसे, ये मैंने रिंग फॉर्म की, ये सेंटर, मैं बोलूंगा कि सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर मैंने dx मोटाई का एक एलिमेंट लिया रिंग की शेप में। किस शेप में? रिंग वाली शेप में। इस रिंग का जो छोटा सा एरिया आएगा, ये लेंथ कितनी है? dx। तो इस रिंग का जो प्लेन एरिया आएगा छोटा सा, वो एरिया dA आप कैसे निकालोगे? 2 पाई x इंटू dx, ऐसे निकालोगे। और उसका जो वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर, वो ऐसे आएगा n, क्योंकि वो एरिया इस डिस्क के एरिया में है, तो डिस्क के परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। ऐसे आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये ले ली इसकी डायरेक्शन। क्लियर? अब इस रिंग के हर एक पॉइंट पर आप ये पाएंगे, मैंने देखो रिंग ही शेप क्यों ली? क्योंकि अब मैं ई डॉट डी का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि इस रिंग का हर एक पॉइंट, रिंग का हर एक पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। समझे? सामने एक रिंग है, यहां इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस डी है, यहां एक पॉइंट है, ये रिंग, ऐसे रिंग, या मान लेते हैं बेस में एक रिंग है, सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी रिंग के हर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आएगा? आएगा नहीं आएगा? इसलिए मैंने एलिमेंट क्या लिया? रिंग लिया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा। कितना होगा वो? कितना आएगा? इस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इस प्रकार से आएगा। कितना आएगा? के क्यू बाय स्लैंट डिस्टेंस आर स्क्वायर। इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। वही इस पर आएगा, वही इस पर आएगा, वही इस पर आएगा, वही इस पर आएगा, और ऐसे ही इस पर आएगा। लेकिन आप ये पाएंगे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग आएगी। समझे ना? देखो कैसे, ऐसे कुछ बोल सकते हैं हम कि देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग, ऐसे यहां एक रिंग है, रिंग, ये एक रिंग है इधर, इसके सेंटर से ये पॉइंट पी है, यहां में चार्ज रखा हुआ है, तो हर एक पॉइंट को मिलाओ, तो इस रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। जैसे ये रिंग है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगी, रिंग से बाहर की ओर, इस प्रकार से। एक्स एक्सिस से हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, एक्सिस को, रिंग के एक्सिस को अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूं, तो आप ये बोलोगे कि ये वाला एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला एंगल हर एक पॉइंट पे, 3D में अगर आप सोचोगे। तो अब मैं इस रिंग के लिए यदि फ्लक्स लिखने चाहता हूं तो मैं लिखूंगा E डॉट dA का इंटीग्रेशन कितना आएगा, E डॉट dA, E कितना है, KQ बाय R स्क्वायर cos थीटा dA 2 पाई x dx इंटीग्रेशन। ये R क्या लिखा जाएगा, R ये लिखा जाएगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये R लिखा जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहां से cos थीटा, cos थीटा क्या है, वो थीटा है तो ये थीटा आएगा, ये थीटा है तभी तो ये थीटा है, ये एंगल सेम आएंगे। cos थीटा क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, समझे, बेस यानी d अपॉन हाइपोटेनियस, तो आएगा KQ, बेस यानी d अपॉन हाइपोटेनियस यानी R, फिर R क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये पहले से ही तो 3/2 हो जाएगी इसकी पावर, यह आएगा 2 पाई एक्स dx, ये आएगा फाइनली। क्योंकि यहाँ थीटा वेरिएबल था और ये R वेरिएबल था, तो सारी की सारी चीजें मैंने अब x में कन्वर्ट कर दी हैं, d5, इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, समझे। अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे x बराबर 0 से लेके r, 0 से लेके r, ये क्या आएगा, नेट डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स, इंटीग्रेशन नेट डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, समझे। इसमें 2 पाई के क्यू डी सब कांस्टेंट है, 2 पाई के क्यू डी इसमें सब कांस्टेंट है, 0 से लेके r, x dx अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो आप ये पाएंगे कि आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट मैंने सॉलिड एंगल से कर दिया था। ये क्वेश्चन अगर सॉलिड एंगल नहीं आता आपको तो विदाउट इंटीग्रेशन के सोल्व कर ही नहीं सकते हो आप। आई कहानी समझ में। अब ये इंटीग्रेशन भी कैसा आ रहा है, ये कोई डायरेक्ट फॉर्म नहीं बन रही है, आपको इसमें एक प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रतिस्थापन विधि बोले तो मुझे याद करने दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसको, एक्स स्क्वायर को टी लिखना पड़ेगा, फिर यहां आएगा 2x dx बराबर dt, यानी x dx बराबर आएगा dt/2, तो x dx को क्या लिख दोगे dt, और नीचे एक्स स्क्वायर को क्या लिख दोगे t, फिर ये एकदम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, डेफिनेटली सेम आएगा। ये मेथड टिपिकल है, इसलिए सॉलिड एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 2 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करने में, समझिए। अगर सॉलिड एंगल नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात, देखो इसको ध्यान से। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सॉलिड एंगल में बता चुका हूं, गॉस लॉ में बता चुका हूं आपको, एप्लीकेशन पे आज बात करते हैं। क्लियर, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके चलो, इससे स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल और मैं आपको सॉलिड एंगल पे करा देता हूं। इसे स्टार्ट करने से पहले सॉलिड एंगल पे एक एग्जांपल और बता देता हूं, कुछ एग्जांपल पहले भी कराए थे। ये देखो, एक सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, इसके बिल्कुल यहां सेंटर में ये लेंथ L, और ये रेडियस R। यहां मैंने प्लस Q चार्ज रख दिया, तो आपको अब ये बताना है कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज आएंगे, ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनसे फ्लक्स कितना आएगा, समझे। आपको बताना है फ्लक्स सरफेस S1, सरफेस S2, और एक ये कर्व्ड सरफेस S3, कर्व्ड सरफेस S3।
तो S1 phi एसोसिएटेड विद S1, S1 से रिलेटेड फ्लक्स, S2 से रिलेटेड फ्लक्स, S3 से रिलेटेड फ्लक्स। ये आप सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। क्लियर? मैं आपको हिंट दे देता हूं। सॉलिड एंगल से सोचो, आप कमेंट कर सकते हैं कि एंगल कितना है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, थीटा आप बता सकते हो कितना है, क्योंकि आपको R पता है और ये पता है L/2, समझे? तो अब सॉलिड एंगल की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि ये फ्लक्स कितना आएगा। जो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल आपको कराए, उसको यूज करते हुए आप बता सकते हो कि ये कितना आएगा। जितना ये आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, उतना ये आएगा। आई बात समझ में? अब अगर ये दोनों आपको पता है तो अब सोचेंगे आप कि S3 कैसे आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा। अगर ये दोनों आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये बड़े आसानी से बता सकते हो आप, क्योंकि टोटल फ्लक्स प्लस क्यू से कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स Q/ε0 इतना निकलेगा। कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, बचा हुआ किससे जाएगा? कर्व्ड सरफेस से रिमेनिंग पास होगा, रिमेनिंग फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से पास होगा। कुछ इससे जाएगा फ्लक्स, कुछ इससे पास होगा, और रिमेनिंग किससे पास होगा? S3 से। तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट दिया, आप सोचेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करके अगर इसको सोल्व करेगा बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में बताने जा रहा हूं। इसमें देखेंगे आप, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन फर्स्ट, ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग at point P are distant away from Q। एक पॉइंट चार्ज है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इन इट्स सराउंडिंग एट अ पॉइंट P। ये पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस दूर है इस चार्ज से, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करते हुए आपको बताना है। अब जितने भी आपको मैं एप्लीकेशन आगे बताऊंगा, सब एप्लीकेशन में आपको एक गॉसियन सरफेस मानना होता है। क्या बोला मैंने? गॉसियन सरफेस। ये आपके लिए नया है, गॉसियन सरफेस। नहीं, नया नहीं है, बताया हुआ है मैंने आपको। गॉस लॉ जब बताया था तब आपको बोला था मैंने कि किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। समझे? कोई भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स क्या आएगा? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आता है। तो ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब इसके चारों ओर मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, इस प्लस Q के चारों ओर मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है कि वो इस पॉइंट P से क्रॉस हो। एक तो वो एक पॉइंट P से गुजरे, ध्यान से सुनना। एक तो वो इस पॉइंट P से पास हो रहा हो, और दूसरा वो इस टाइप का हो, उसकी शेप इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप उस गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेशन E.dA आसानी से निकाल सकें। दो बातें बोली मैंने। आप हमेशा किसी भी एप्लीकेशन में सेम चीज फॉलो करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस दिए गए चार्ज के सराउंडिंग में इस प्रकार से इमेजिन करेंगे कि वो सरफेस दिए गए पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, एक तो उससे गुजरे, समझे ना, उससे पास हो वो सरफेस। दूसरा, आप उस सरफेस पर इंटीग्रेशन E.dA आसानी से निकाल पाए।
क्लियर? तो यहां गॉसियन सरफेस कई टाइप के हो सकते हैं। एक क्यूब शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, क्लोज्ड क्यूबॉइड शेप, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। एक ये स्फेरिकल शेप का मैंने माना, स्फेरिकल शेल शेप का मैंने एक सरफेस माना। अब ये जितने भी मैंने सरफेस लिए हैं उन सभी में सबसे अच्छा सरफेस, सबसे सही सरफेस जिसको मैं गॉसियन सरफेस बोल सकता हूं यहां, वो कौन सा होगा? वो एक स्फेरिकल सरफेस आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? सबसे अच्छा बोलना सही नहीं है, मतलब ये अच्छा और खराब की क्या मतलब है इसमें? मैं कैलकुलेशन किसकी करना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहता हूं। तो सबसे सही मतलब जिस पर आप सही से कैलकुलेशन कर पाए, आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, तो मेरे लिए तो वही सही है जिसको मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूं। अगर मैं यहां प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में एक ये सरफेस मान लेता, ऐसा सरफेस मान लेता मैं, ये चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहां देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसे, लेकिन एन ऐसे आएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसे, और एन की डायरेक्शन भी ऐसे आएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक अगर मैं जाऊंगा, देखो यहां एन ऐसे है, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां एंगल 0 है, फिर इधर एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसे ही इस सरफेस पर, ऐसे ही इस सरफेस पर, ऐसे ही इस सरफेस पर। तो मैं ये पा रहा हूं कि यदि मैं क्यूब शेप का गॉसियन सरफेस मान लेता हूं, तो ये डॉट में जो एंगल आएगा वो वेरिएबल आएगा, और पॉइंट भी अलग अलग हैं। ऊपर वाले सरफेस के हर एक पॉइंट क्या इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है? नहीं है। तो इसलिए क्यूब शेप अगर मैं मान लूंगा तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए नहीं हो पाएगा आसानी से। ये डॉट में जो कोस थीटा आएगा वो थीटा वेरिएबल होगा, और ये ई भी वेरिएबल आएगा। सेंटर से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस रखेंगे सेंटर से। तो मैं क्यूब शेप का गॉसियन सरफेस यहां नहीं मान सकता हूं। समझ में आई बात? मतलब कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो वो मानना सही नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अब इसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूं गॉस लॉ को। ऐसा नहीं है कि यहां गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, कि मैं एक क्यूब शेप का सरफेस नहीं मान सकता हूं, ऐसा नहीं है, मान सकता हूं। कोई आपसे पूछेगा कि ये क्यूब शेप के सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, आप क्या बोलोगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है बात, गलत नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आना चाहिए इंटीग्रेशन से। वो कब आ पाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, उसका एंगल एरिया के साथ कांस्टेंट हो। और वो कब हो पाएगा? जब ये स्पेसिफिक टाइप का आप सरफेस चूज करेंगे, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी सरफेस चूज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो अब मैंने ये सोचा कि यदि मैं इस चार्ज के चारों ओर, जैसे यहां चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर में स्फेरिकल शेल शेप का सरफेस मान लेता हूं, तो अब देखो हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है क्यू से। इसका मतलब अमाउंट सेम आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर होती है, सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर क्लोज वेक्टर में, और यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप ये बोलोगे हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो बड़े आसानी से यहां आप लिख सकते हो E cos 0 dA, E बाहर आ जाएगा। अब देखो वही करने जा रहा हूं मैं। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यहां गॉसियन सरफेस किस शेप में चूज करेंगे और उसका रीजन क्या है, क्यों चूज कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर शेप ही। समझे? अब इसको हटा देता हूं यहां से। We will assume a Gaussian surface enclosing given charge plus Q in form of spherical shell।
अब इस सरफेस के लिए ई डॉट डी क्या आएगा, एनक्लोज्ड चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके हर एक पॉइंट पर आप देखो, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम आने वाला है इस चार्ज की वजह से, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। मुझे पता नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप ये बोलोगे कि सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, पता तो है मेरे को के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये पता तो है मेरे को, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। मैं बेटा एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं गॉस लॉ की। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम लॉ के अलावा गॉस लॉ से भी निकाला जा सकता है। आई बात समझ में, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की जा सकती है। अब मैं ये नहीं मानूंगा मेरे दिमाग में कि गॉस लॉ मुझे पता है, ये नहीं मानूंगा मैं कि गॉस लॉ मुझे पता है। समझे, गॉस लॉ नहीं पता मेरे को। जब मैं ये कूलाम लॉ मेरे को पता है, कूलाम लॉ मेरे को मालूम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम लॉ की वजह से मैं पहले से ही जानता हूं, समझे। लेकिन जब मैं ये एप्लीकेशन यूज करते हुए, गॉस लॉ को यूज करते हुए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तब मैं ये मान रहा हूं कि मुझे कूलाम लॉ मालूम नहीं है। क्लियर। अब मैं सोचना स्टार्ट करूंगा। अब मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर मैं स्फेरिकल शेल मानता हूं तो स्फेरिकल शेल में हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, तो इफेक्ट सेम आएगा। समझे, हो सकता है कि वो जो इफेक्ट होगा वो आर की पावर 2 हो, आर की पावर 3, आर की पावर -4 हो, आर की पावर -1 हो। मुझे पता है कूलाम लॉ के अनुसार क्या होता है वो इफेक्ट, 1/r², आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अभी मैं क्या मान रहा हूं कि मुझे पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन आर पे डिपेंड करेगा, समझे, वो कुछ भी हो सकता है। आर की पावर 1 हो, आर की पावर 2 हो, आर की पावर -2 हो। अब इक्वल डिस्टेंस है यदि, तो इफेक्ट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। चाहे वो आर की पावर 2 हो, चाहे -2 हो, चाहे 0 हो, इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस मान लिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि रेडियली आउटवर्ड है। क्यू चार्ज से डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपको कैसे पता। अब आप ये बोलोगे क्योंकि आपने अभी बोला कूलाम लॉ मुझे मालूम नहीं है। कूलाम लॉ ही तो ये चीज बोलता है कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो कूलाम लॉ तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात, ये बात भी मैं आपकी मान लेता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि डायरेक्शन किधर है। अब आप ये देखो कि एक पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के लिए सिमेट्रिकल वे में है या नहीं है, बोलो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस स्फेयर के किसी भी हिस्से को देखते हो, किसी भी हिस्से को, मान लेते हैं मैं ये पोर्शन ले लेता हूं, ये सेगमेंट, तो इस सेगमेंट के लिए ये पॉइंट सिमेट्रिकल वे में है या नहीं है, है ना, समझे। तो इस पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल वे में आएगी, समझे, सिमेट्रिकल वे में आएगी। और सिमेट्रिकल वे में आने का मतलब क्या है, सीधी आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल ही आएगी, मतलब सेम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ई का मैग्नीट्यूड बाहर cos 0 इंटीग्रेशन dA, डॉट प्रोडक्ट घट जाएगा तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मुझे मिलेगा E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा हुआ है 4πr²। अब इसको हम बोल देते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट को K r²। ये वही फॉर्मूला है जो किसने दिया था, कूलाम्स लॉ में जो हमारे सामने आता है, वही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ से हम हर एक वो फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला प्रूव कराया। जैसे कि पहला क्या था, ये प्रूव नहीं कराया था, k/r², कूलाम्स लॉ की हेल्प से मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो मैंने ये प्रूव कर दिया k/r²। समझे, एक ये फर्स्ट एप्लीकेशन है किसकी, गॉस लॉ की। अब मैंने आपको कूलाम लॉ यूज करते हुए जितने भी फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से, जैसे कि पहला, स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से क्या होता है, इन्फिनाइट स्ट्रेट लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से उसके सामने किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है।
एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक प्लेन, अगर प्लेन पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 k लैम्डा बाई आर। ये फॉर्मूले जो मैंने प्रूव कराए थे आपको, वो सारे फॉर्मूले आप इससे प्रूव कर सकते हो, समझे ना, मतलब किससे, गॉस लॉ से। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी, देखो सेकंड एप्लीकेशन कैसे, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के सामने एक पॉइंट P, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब फिर से मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस इस प्रकार से चूज करूंगा कि वो पॉइंट P से एक तो पास हो रहा हो और उस पर E डॉट da का इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सके, समझे। तो यहां मुझे जो समझ में आता है गॉसियन सरफेस किस शेप में आना चाहिए वो समझ में आता है। थोड़ा सा यहां लेता हूं पॉइंट P को, फिगर अच्छा बनेगा। वो मेरे को ये समझ में आता है कि वो सरफेस इस बार सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता चलेगा आपको। देखो अगर मैं सिलेंड्रिकल शेप का लेता हूं तो अब मैं ये कहूंगा कि ये वायर इनफिनाइट है, समझे। हर एक पॉइंट कर्व्ड सरफेस पर इस लाइन के लिए सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ या ना। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर हर एक पॉइंट इस लाइन के लिए सिमेट्रिकल वे में एडजस्टेड है। क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेता हूं ये। अब इस पॉइंट से आप ये लाइन ड्रॉ, ऊपर भी इनफिनाइट नीचे भी इनफिनाइट, तो आप क्या बोलोगे कि हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल वे में एडजस्टेड है। अगर ऊपर भी उतना ही चार्ज और नीचे भी उतना ही चार्ज हर एक पॉइंट के लिए, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, सीधा आएगा हर एक पॉइंट पे। तो मुझे एक तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर बाहर की ओर आएगा, और ये मैं जानता हूं कि ये क्लोज्ड सरफेस है तो एन की डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही आएगी। आई बात समझ में, एन की डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही आएगी। तो मैं अगर इस कर्व्ड सरफेस पे बात करूं तो E डॉट da मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये डॉट जब कोस थीटा में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो वो थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक तो मैंने उसको कांस्टेंट बना दिया कोस थीटा को। दूसरी बात, हर एक पॉइंट इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, देखो R R R इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आएगा। मैं लिखूंगा E cos 0 da, किसके लिए, कर्व्ड एरिया, इंटीग्रेशन कर्व्ड एरिया। अभी इसमें दो एरिया और हैं, एक एरिया तो ये है फ्लैट एरिया और एक फ्लैट एरिया ये है। अब देखो इससे एन की डायरेक्शन आएगी ऐसे, और इसके हर एक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं किसी भी पॉइंट की, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के भी चार्ज ऊपर उतना ही है नीचे इतना ही है, इस पॉइंट के ऊपर भी चार्ज उतना ही है जितना नीचे है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी ऐसे, तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पर देखेंगे आप, कोई भी पॉइंट एन ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की ओर। तो अगर आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे इस कर्व्ड, इस सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से यदि आप टोटल फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस। और फ्लैट सरफेस इसमें दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अब लिखोगे ये टोटल फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स आएगा कितना, गॉस लॉ से Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लेंथ L मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये लेंथ L है, तो Q एनक्लोज्ड कितना आएगा, लैम्डा इंटू L। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा लैम्डा इंटू L। तो मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया, टोटल फ्लक्स बराबर Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मैथमेटिकल वे में, ये टर्म आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, प्लस इंटीग्रेशन E cos 90 da,
ये लिखा जाएगा इंटू 2। तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म बचेगा, आएगा इंटीग्रेशन ई, मैग्नीट्यूड सेम आएगा कर्व्ड सरफेस पे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। किस पे लगेगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ए पर, ये हो जाएगा 0, ये इधर बचेगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर क्या आएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व्ड एरिया कितना है, कर्व्ड एरिया इधर देख लेते हैं। अब मैं ऊपर करता हूं, यहां से इक्वेशन ए के बाद यहां से करना स्टार्ट कर देते हैं, देखो ध्यान से। ई कर्व्ड एरिया आएगा 2 पाई आर इंटू एल, सर्कमफेरेंस इंटू लेंथ, सर्कमफेरेंस इसकी आर है, तो ये कर्व्ड एरिया आ गया बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एल से ये एल काट देते हैं, ई बराबर कितना आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये क्या लिखा हुआ है 2k, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है लैम्डा बाई आर। यही वो फॉर्मूला था जो एक इन्फिनाइट चार्ज डेंसिटी की वजह से उसके सामने पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, 2k लैम्डा बाई आर। याद करो, इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता था 2k लैम्डा बाई आर बाहर की ओर। तो गॉसियन लॉ से भी, गॉस लॉ से भी आप वो फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो जो मैंने आपको कूलाम लॉ से डेराइव कराए थे। इसके बाद आपको जो होमवर्क है आपका वो रहेगा एक प्लेन सरफेस की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन सरफेस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप गॉस लॉ से हर एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये ई बाहर नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं आपको कहने लगूं ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर, यहां पॉइंट P है, अब फाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से बताओ, नहीं बता सकते आप, समझे? क्योंकि यहां आप कोई ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम नहीं कर पाओगे जिसमें आप इंटीग्रेशन E डॉट dA को सॉल्व कर पाओ, यानी E उसमें से बाहर निकाल सकें आप। इसके सराउंडिंग में अगर ये फाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो आप इसके सराउंडिंग में ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम नहीं कर सकते हो जिस पर आप इंटीग्रेशन E डॉट dA को सॉल्व कर पाए, उसमें से इंटीग्रेशन बाहर निकाल पाए, मतलब E बाहर निकाल पाए, ऐसा आप सोच नहीं पाओगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक प्रॉब्लम को गॉस लॉ से सॉल्व कर सकें, हर एक प्रॉब्लम कूलाम लॉ से सॉल्व की जा सकती है। उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि कूलाम लॉ से भी आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम बना दी जाएगी और वो आप सॉल्व कर सकते हो, समझे? गॉस लॉ से मैक्सिमम आप ये फील करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है जो सिमेट्रिकल होती है। जैसे ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम थी, पॉइंट P के लिए क्या था सिमेट्रिक, ऊपर नीचे, जितना ऊपर चार्ज उतना नीचे चार्ज। ऐसे ही मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट प्लेन विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, समझे ना? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक इनफाइनाइट प्लेन जिसपे कि यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, उसकी वजह से उसके सामने अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा तो आप गॉस लॉ से आंसर दे सकते हो, समझे? लेकिन यदि आपको मैं बोलूं कि ये डिस्क है, इसके सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, तो इसके सेंटर से आगे एक पॉइंट P है x डिस्टेंस पर, इस पर बताइए गॉस लॉ से यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नहीं बता सकते आप। लेकिन इसको आप कूलाम लॉ से सॉल्व कर सकते हो, बताया था मैंने। तो कूलाम लॉ से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, गॉस लॉ से सिर्फ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं गॉस लॉ को यूज करते हुए, समझे? लेकिन महत्व दोनों रखते हैं, अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि यदि आप कूलाम लॉ से सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, गॉस लॉ से एकदम सॉल्व हो जाएगी, ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझे? तो ये नहीं सोचना है कि जब हम कूलाम लॉ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो गॉस लॉ से क्यों सीख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, समझे? गॉस लॉ से भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि कूलाम लॉ से आपको प्रॉब्लम आएगी, गॉस लॉ से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्लियर? और कुछ पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ आते हैं गॉस लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गॉस लॉ, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखो इसको,